हेलो दोस्त, नमस्ते। आज हम EHI 02 का वो क्वेश्चन लाए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं क्या है प्रश्न। देखिए, गुप्त काल में समाज, अर्थव्यवस्था एवं राजतंत्र की विवेचना कीजिए। आइए देखते हैं विवेचना। गुप्त काल में समाज, अर्थव्यवस्था एवं राजतंत्र का उल्लेख करते हैं हम। ठीक है। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियो को पूरा देख के अपना फीडबैक ज़रूर दें कि कैसा लगा आपको वीडियो। उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ख़राब लगा तो डिसलाइक करें और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं पहला, समाज। समाज। ब्राह्मणों ने गुप्त काल के समाज को 4 वर्गों में बांटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्गों को इस ढंग से विभाजित किया गया कि प्रत्येक वर्ण उस कार्य को संपन्न करे जो उसके लिए निर्धारित किए गए थे और केवल उन्हीं अधिकारों का उपभोग करे जो उसके लिए बनाए गए थे। यह आदर्श सामाजिक व्यवस्था थी और राज से यह आशा की गई कि वह इसको सुरक्षित रखे। इसका अर्थ यह हुआ कि देश के किसी भी कोने में जब कभी भी छोटे राज्य का उदय हुआ तो उस राज्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह इसकी मान्यता एक आदर्श समाज व्यवस्था के रूप में करे। राजाओं एवं अधिकारियों ने ब्राह्मणों को भूमि उपहार के रूप में भेंट करते थे, जिसके कारण ये अपना वर्ण विभाजित समाज व्यवस्था के विचारों को फैलाने में सफल रहा। वर्ण व्यवस्था के आदर्श व्यवस्था होने के बावजूद समाज में ऐसे बहुत से गुट थे जिनकी पहचान को वर्ण व्यवस्था के विचार द्वारा निश्चित नहीं किया जा सकता। दूसरे, ऐसा समझा गया था कि विभिन्न वर्ण अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हो सका। परंतु वास्तविक समाज में आदर्श से मूलभूत अंतर होता है और इस अंतर को धर्मशास्त्रों के ब्राह्मण लेखकों ने भी रेखांकित किया। इसलिए उन्होंने विभिन्न जातियों की समाज में स्थिति निश्चित करने के लिए इन जातियों की उत्पत्तियों के संबंध में झूठी व्याख्याएं प्रस्तुत की। उनका कहना है कि बहुत सी जातियों और गुटों की उत्पत्ति बहुत से वर्णों के आपसी वर्ण संस्कारों या उनमें आंतरिक विवाहों के कारण हुई। आइए इसका अर्थव्यवस्था देखते हैं। गुप्त काल का अर्थव्यवस्था। गुप्त काल के लोगों का कृषि के उत्पाद प्रमुख संसाधन था, जिनका उत्पादन समाज के द्वारा किया जाता था और राज्य के राजस्व का बड़ा भाग कृषि से ही आता था। परंतु इसका तात्पर्य यह कतई भी नहीं है कि केवल कृषि ही लोगों का मुख्य व्यवसाय था। व्यापार एवं दस्तकारी वस्तुओं का उत्पादन जैसे दूसरे व्यवसाय भी थे जो विशेषज्ञ व्यवसाय हो चुके थे, जिसके परिणाम समाज के विभिन्न गुटों विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने लगे। आइए इस पे प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले कृषि उत्पाद समाज के लिए कितना आवश्यक था, इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है इस समय सिंचाई को कितना महत्व दिया गया था। प्रारंभिक काल में सुदर्शन झील का मरम्मत इस काल यानी गुप्त काल में किया गया। सिंचाई के लिए दूसरे साधन कुएं थे और सुव्यवस्थित ढंग से निर्मित नालियों की सहायता से इन कुओं के द्वारा खेतों की सिंचाई की जाती थी। फिर भी किसान सिंचाई के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहते थे। ज़्यादातर वर्षा पे ही किसान निर्भर रहते थे। आइए हम इसी का दूसरा देखते हैं, दस्तकारी उत्पादन और व्यापार। दस्तकारी उत्पादन के अंतर्गत अनेक वस्तुएं आती थी। इसके अंतर्गत घरेलू उपयोग की वस्तुएं जैसे कि मिट्टी के बर्तन, फर्नीचर की चीज़ें, टोकरियां, घरेलू उपयोग के लिए धातु के औजार आदि आती थी और इसी के साथ साथ विलासिता की वस्तुएं भी दस्तकारी उत्पादन के अंतर्गत आती थी, जैसे कि सोने, चांदी एवं मूल्यवान पत्थरों से बने आभूषण, हाथी दांत की बनी चीज़ें,
शानदार किस्म की सूती एवं रेशमी कपड़े और वे महंगी वस्तुएं जिनका उपयोग समाज के संपन्न लोग करते थे। इनमें से कुछ वस्तुओं को व्यापार के माध्यम से लाए जाते थे तो कुछ स्थानीय लोग उत्पादन करते थे। इस काल में निर्मित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा एवं किस्मों को जानने के लिए खुदाई वाले स्थलों से पाई जाने वाली वस्तुओं के अध्ययन करने से पता चलेगा। बहुत से महत्वपूर्ण स्थानों से जैसे कि तक्षशिला, अहिच्छत्र, मथुरा, राजघाट और गंगा घाटी में स्थित पाटलिपुत्र तथा दूसरे भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित प्राचीन स्थलों की खुदाई से मिट्टी के मृद भांड, परी कोठा, विभिन्न प्रकार के पत्थरों की मालाएं, कांच की वस्तुएं, धातु की बनी वस्तुएं आदि प्राचीन दस्तकारी के उत्पादन प्राप्त हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अगर गुप्त काल की दस्तकारी वस्तुओं की तुलना शक एवं कुषाण काल में बनी दस्तकारी वस्तुओं के साथ की जाए तो गुप्त काल में दस्तकारी का कुछ ह्रास हुआ, परंतु इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अभी इन दोनों कालों का तुलनात्मक अध्ययन करना संभव नहीं है। आइए गुप्त काल का राजतंत्र देखते हैं कि वहाँ राजा किस तरह शासन करता था, उनका क्या कर्तव्य था। देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासन गुप्त काल की एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी जो उन क्षेत्रों में लागू थी जिन पर उनका सीधा नियंत्रण था। गुप्त काल में राजा ही प्रशासन का मुख्य आधार था। इस काल के राजाओं ने भारी भरकम उपाधियों का धारण कर रखा था, जैसे कि परम भट्टारम, परम देवता, चक्रवर्ती, परमेश्वर आदि। इस काल के राजा समुद्रगुप्त अपने आप को ईश्वर के समान मानता था, क्योंकि वह जिस भी राज्य को पराजित करता था वहाँ के लोगों के प्रति दयालु हो जाता था, जीतने के बाद भी उनके अंदर घमंड और अभिमान नहीं था। जीतने के बाद भी जिस राज्य को जीत भी लिया वहाँ के जनता को पूर्णतः वह सहायता ही करता था। समुद्रगुप्त के पिता कुमारगुप्त ने धर्म के सत्य मार्ग का अनुसरण किया। राजा के अंतर्गत सर्वोच्च शक्ति निहित थी, फिर भी उससे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह धर्म के अनुरूप कार्य करे और उसके कुछ निश्चित कर्तव्य थे। आइए उसका कर्तव्य देखते हैं, क्या क्या राजा का कर्तव्य था। राजा का कर्तव्य था कि युद्ध और शांति के समय में राज्य की नीति को निश्चित करे। पहला कर्तव्य हो गया। दूसरा कर्तव्य देखते हैं। किसी भी आक्रमण से अपने देशवासियों की सुरक्षा करना राजा का मुख्य कर्तव्य था। और तीसरा कर्तव्य था युद्ध के समय सेना का नेतृत्व राजा करता था, मतलब आगे सेना का नेतृत्व राजा को ही करना पड़ता था गुप्त काल में। राजा ये चौथा देखते हैं। राजा विद्वानों और धार्मिक लोगों को आश्रय देता था। राजा जो है विद्वान और जो धार्मिक लोग था उसको आश्रय देता था, उनका सहायता भी करता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उसके सर्वोच्च न्यायाधीश होने के कारण वह न्याय प्रशासन की देखभाल करना उसका कर्तव्य था। आइए अंतिम देखते हैं। अपने केंद्रीय एवं प्रांतीय अधिकारियों की नियुक्ति करना भी उसका प्रमुख कर्तव्य था। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि यह कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।